Good morning, student. Myself, Dr. Rajendra Raut, working as Assistant Professor in GS College of Commerce, Varda. BCom Part 1 हिंदी माध्यम फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये सब्जेक्ट में पढ़ा रहा हूँ। इसके पहले 2 लेक्चर में सिलेबस जो है डिस्कस किया था हम लोगों ने और पेपर पैटर्न डिस्कस किया था। लास्ट लेक्चर में जो है वो लेखांकन की अवधारणाएं क्या क्या है ये डिस्कस किया था और लगभग जो है 6 अवधारणाएं हमने देखी थी। इसमें की जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं वो हम देख रहे हैं। ये सब जो है आपको PDF फॉर्म में आपके ग्रुप पे मिल जाएगा, इसलिए लिखने की ज़रूरी नहीं है। आप इस चीज़ को समझ लो और जब तक अकाउंटिंग ये सब्जेक्ट है तब तक ये जो अवधारणाएं हैं ये है लेखांकन प्रथाएं हैं, इसका आपको काम गिरेगा ही। और फर्स्ट ईयर में आपको थ्योरेटिकल पार्ट ये हिंदी में रहेगा और जो भी इसके प्रॉब्लम्स है वो अंग्रेजी में ही रहेंगे, इसलिए इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं वो भी आप इसमें देख लेना। लेखांकन के अवधारणा में 7वां पॉइंट है वसूली अवधारणा, जिसको बोला जाता है रियलाइजेशन कंसेप्ट अवधारणा। वसूली अवधारणा में सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि जो पैसे जिस दिन मिले उसी दिन मिले समझना है। संभवतः मिलेंगे या मिलने वाले हैं या इतने तारीख को मिल सकते हैं, ऐसी जो है ऐसे एंट्रीज इसमें नहीं आएंगी। इसमें ये ध्यान रखना है कि जिस दिन अपने को पैसे मिलेंगे उस दिन उसकी एंट्री लेना है, ये अपने को ध्यान में रखना है वसूली अवधारणा में। उसके बाद सत्यापन योग्य बाह्य प्रमाण, जिसको बोला गया है कंसेप्ट ऑफ वेरिफिएबल ऑब्जेक्टिव एविडेंस, यानी अकाउंटिंग में ये सबसे महत्वपूर्ण है कि कोई भी चीज़ का एविडेंस होना जरूरी है। वो चाहे फिर आपका बिल है, वो चाहे आपका रिसिप्ट है, वो चाहे वाउचर है, तो हर चीज़ का जो है जो चीज़ की आप एंट्री कर रहे हो, लेजर में एंट्री कर रहे हो, कैश बुक में एंट्री कर रहे हो, तो वो चीज़ का अकाउंटिंग में एविडेंस होना बहुत जरूरी है। आपने लिख लिया और इधर एविडेंस नहीं है तो ऑडिटर उसको उसकी क्यूरीज निकालेगा और वो वापस से लिखने के लिए भेजेगा। इसलिए अकाउंटिंग में बहुत जरूरी है ये कि एविडेंस, ऑब्जेक्टिव एविडेंस, जो भी चीज़ हम लिख रहे हैं उसका एविडेंस अपने पास में हो रहना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर आपने कोई मशीनरी ली है 50,000 की, तो उसका बिल होगा, वो बिल यानी उसका एविडेंस है। या फिर आपने मजदूरी दी है, 500 रुपये मजदूरी दी, तो आपने उसका जो है वाउचर साइन कर लेना चाहिए कि उसको मजदूरी मिली, उसकी सिग्नेचर और वो तारीख, और ये सब आपके फाइल में लगा हुआ रहना चाहिए। ऑडिटर क्या करेगा, जब भी ऑडिटर आएगा या ऑडिटर आपके अकाउंट चेक करेगा तो सबसे पहले आपका लेजर या कैश बुक जो भी है देखेगा, तो उसका आपको एविडेंस मांगेगा। अगर कोई भी चीज़ का एविडेंस नहीं, जैसे आपने मजदूरी दे दी 500 और उसका सिग्नेचर नहीं लिया, कोई वाउचर नहीं बनाया, तो आपका ऑडिटर जो है वो क्यूरीज निकालेगा और पूछेगा कि इसका वाउचर कहाँ है, तो आपको फिर से उसका वाउचर नए से बनाना पड़ेगा। इसलिए अकाउंटिंग में जो भी लिख रहे हैं हम उसका सपोर्टिंग में कोई तो भी एविडेंस चाहिए। तो ये एविडेंस किस प्रकार के होते हैं, बैंक के ट्रांजैक्शन के तो पूरे एविडेंस होते हैं, आपको पासबुक में एंट्रीज मिल जाएंगी, उसके एविडेंस हो गए, विड्रॉल हो गया, डिपॉजिट हो गया, चेक हो गया, तो इसके एविडेंस तो अपने आप ही मिल जाएंगे। लेकिन कोई भी चीज़ अगर आप लेते हैं तो उसका बिल आपको लेना है। जैसे स्टेशनरी ली, 1000 रुपये की स्टेशनरी ली, तो जो जो चीज़ें आपने ली उसका वो स्टेशनरी के शॉप से बिल ले लेंगे, वो बिल यानी उसका एविडेंस है। और यही एग्जाम्पल बताया आपने कि किसी को किराया दिया, कोई चीज़ लाई आपने, गाड़ी का किराया दिया 500 रुपये, गाड़ी का किराया दिया 2000 रुपये, तो उसका भी आपको वाउचर बनाना है तारीख सहित और उसकी सिग्नेचर लेनी है जिसको आपने वो भाड़ा दिया है। तो ये क्या हो गया, एविडेंस हो गया। यानी अकाउंटिंग लिखते वक्त हर चीज़ का आपको फिजिकली जो है वो एविडेंस रखना जरूरी है। अगर आप एविडेंस नहीं रखते हैं तो ऑडिटर जो है, ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर एक साइड में आपका लेजर, आपका कैश बुक लेके बैठता है और दूसरे साइड में उसके वही एंट्री के वो एविडेंस चेक करता है। एक भी एविडेंस अगर उसमें से गायब है तो क्यूरीज निकाल के रखता है और आपको क्यूरीज वो सॉल्व करनी पड़ती है। इसलिए अकाउंटिंग लिखते वक्त जो है एविडेंसेस ध्यान में रखने हैं।
तो यहाँ तक जो है हमने क्या देखा, इसके पहले अपन ने कल के लेक्चर में लगभग 6 अवधारणाएं अलग अलग देखी जो महत्वपूर्ण है। उसके साथ ये 2 अवधारणा ये भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जब तक अकाउंटिंग आप सीख रहे हैं या अकाउंटिंग आपको विषय है, तब तक ये अवधारणाएं कहीं ना कहीं आपको उसका रेफरेंस लेना पड़ेगा, इसलिए इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। इसके बाद जो है वो देखना है लेखांकन की प्रथाएं। लेखांकन की क्या क्या प्रथाएं हैं, ये सभी थियोरेटिकल पार्ट आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि आगे आप जो भी पढ़ेंगे इसका रेफरेंस आपको आएगा। आप आगे एमकॉम करेंगे, आप एमबीए करेंगे, सीए करेंगे, सीएस करेंगे, आप जो भी करेंगे इसका रेफरेंस उसके साथ आएगा, कहीं ना कहीं आपको ये आएगा। इसलिए 101% ये अच्छी तरह से आपको ध्यान में रखना है। तो अब क्या देखना है अपने को, लेखांकन प्रथाएं। तो लेखांकन प्रथाएं में सबसे पहले देखना है रूढ़िवादिता की प्रथा, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन। अब इसको रूढ़िवादिता की प्रथा क्यों बोला है? रूढ़िवादिता यानी ओल्ड कंसेप्ट आप पकड़ के चलो, यानी पुराने जमाने में क्या था कि अगर कोई 10 रुपये कमाता है तो 10 रुपये में से वो 2 रुपये की सेविंग करके चलता था ताकि आगे काम में आ जाए, या 4 रुपये की सेविंग करता था। यानी पुराने ज़माने में जो है सेविंग यानी बचत का जो प्रमाण था वो बहुत ज़्यादा था। वो इसलिए था कि आने वाली सिचुएशन कैसे रहेंगी ये किसी को भी पता नहीं है। तो ऐसे समय में जो आपने बचाया हुआ पैसा है वही काम में आएगा। तो व्यवसाय में भी यही है, कोई भी व्यवसाय जो है वो मुनाफे के लिए करता है, नुकसान के लिए नहीं करता। कोई भी ऐसा व्यापारी नहीं है कि जो ये सोच के चलता है कि आगे मेरा नुकसान होगा, ऐसा सोच के वो व्यवसाय नहीं करता। वो मुनाफे के लिए ही व्यवसाय करता है। लेकिन ये प्रथा के हिसाब से यानी ये कन्वेंशन के हिसाब से व्यवसाय करते समय भी ये सोचना है कि भले ही अपने को पिछले 10 साल से, पिछले 15 साल से नफा हो रहा है, मुनाफा हो रहा है, बिजनेस प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन आगे ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि आपको नुकसान भी हो सकता है। तो ऐसे नुकसान अगर होता है तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे? तो इसलिए आपको जो है वो सेफली खेलना है। खेलना इन द सेंस कुछ पैसे जो है अलग से आपको बचा के रखनी है, ताकि ऐसी अगर सिचुएशन आती है या 1 आधी साल या 2 साल आपको अगर मुनाफा नहीं हुआ तो भी आपके व्यापार को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर आज की सिचुएशन ले लीजिए, कोविड-19 की सिचुएशन है, कई सारे व्यापार जो है बंद हो गए। यानी जो व्यापार को 15-15, 20-20 साल हुए अच्छे से चल रहे थे वो अचानक कोविड-19 की सिचुएशन में बंद हो गए। ये एक कारण है। अगर वही व्यवसायिक टिके जिन्होंने ये रूढ़िवादिता की प्रथा का अवलंब किया, यानी अपने व्यवसाय में से कुछ पोर्शन जो है वो अलग रखा ताकि ऐसी सिचुएशन आए, या एकदम मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटीज है तो पूरे पैसे उसमें डाल देना, तो ये ठीक नहीं होगा। थोड़े पैसे डाल के थोड़े आप उसको अलग निकाल के रखिए, ताकि अपना जो है वो निर्णय अगर गलत साबित होता है, अपने को नुकसान होता है, तो अपना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपने इन्वेस्ट नहीं करना है, यहाँ ये ध्यान में रखना है। रूढ़िवादिता यानी पुराने ज़माने में जैसे होता था कि एकदम पैसे ना डाल देते हुए एकदम सेफली पहले थोड़े डालना, अगर मार्केट की सिचुएशन कैसी है वो सब देख के आपको पैसे इन्वेस्ट करना है। यानी बहुत सोच समझ के पैसा इन्वेस्ट करना, उसमें का कुछ पैसा बाजू में निकाल के रखना, ताकि ऐसी अगर सिचुएशन फिर से दोबारा आती है तो आपका बिजनेस और अच्छे से खड़ा रह सके। अभी 10, 15, 20 साल से समझो आपको मुनाफा ही हो रहा है और अगले 2 साल में अगर नुकसान हो गया है, अगर आपने कोई भी ऐसी प्रोविजन नहीं करके रखी या आपने कोई भी रूढ़िवादिता सिद्धांत के हिसाब से कोई काम नहीं किया, तो आपके व्यवसाय के पास, आपके व्यापार के पास खड़े रहने के लिए कोई भी पैसा नहीं रहेगा। इसलिए ये सिद्धांत ध्यान में रखना है, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन, कि आपको एकदम ज़्यादा पैसा, पूरा का पूरा पैसा इन्वेस्ट ना करते हुए थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्ट करना है, बाकी पैसे जो है वो अलग निकाल के रखना है, ताकि अगर व्यवसाय की खराब सिचुएशन आती है तो ये सिचुएशन में वो पैसा काम आए। दूसरा सिद्धांत है पूर्ण प्रकटीकरण प्रथा, जिसको बोला है फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन। फुल डिस्क्लोजर का मतलब ही ये है कि आप जो भी अकाउंटिंग में इंटरेस्ट कर रहे हैं या अकाउंटिंग जो भी लिख रहा है, जो भी अकाउंटेंट है, उसने पूरे के पूरे जो है जो भी ट्रांजैक्शन है वो डिस्क्लोज करने चाहिए। कोई भी ट्रांजैक्शन छुपा के नहीं रखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि अकाउंटेंट को लगता है कि ये ट्रांजैक्शन मैं अकाउंटिंग में नहीं लिखूंगा,
अगर वो ऐसा करता है तो वो अकाउंटिंग के हिसाब से वो बराबर नहीं है। जो भी बातें, जो भी व्यवसाय के लिए पैसा खर्चा किया है, जो भी माल आया है, जो भी पेमेंट किया है या जो भी पैसे मिले हैं, अगर वो व्यवसाय के हैं तो उसकी एंट्री अकाउंटिंग में चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको लग रहा है कि इसकी एंट्री अकाउंटिंग में नहीं आनी चाहिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं। आपको फुल, इसका मतलब ये फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन, जो भी व्यवसाय में आप खरीदी करते हैं या जो भी पेमेंट करते हैं या जो भी पेमेंट मिलता है, उस सब की आपको अकाउंटिंग में एंट्री लेना है। एज अ अकाउंटेंट करके कोई भी ट्रांजैक्शन जो व्यवसाय का है अपने को छिपाना नहीं है। ये कंसेप्ट में ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद महत्वता की प्रथा, जिसको बोला है कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। अगर कोई ट्रांजैक्शन है, आपको लगता है कि इसकी अकाउंटिंग में एंट्री आनी चाहिए तो वो एंट्री आनी चाहिए, लेकिन एंट्री करते वक्त आपने इस प्रकार से एंट्री करनी चाहिए कि ज़्यादा डिस्क्रिप्शन उसका ना हो। जो काम की चीज़ है वो, अगर मशीनरी परचेस की, मशीनरी 50,000 की है तो आप मशीनरी की एंट्री लेंगे 50,000 से, पूरा उसका डिस्क्रिप्शन वगैरह सब अकाउंटिंग में लिखने की ज़रूरत नहीं, वो अलग जगह रहेगा। लेकिन अकाउंटिंग में उतनी ही इंफॉर्मेशन चाहिए जितनी काम की है वो वस्तु। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आप कोई स्टेशनरी माल परचेस करते हो तो कौन से शीर्षक के अंतर्गत जाएगा? स्टेशनरी खर्चा के अंतर्गत पूरे जो है, स्टेपलर से लेके, स्टेपलर की पिन से लेके, A4 पेजेस से लेके, पेन, पेंसिल, शार्पनर, ये सभी चीज़ें जो है वो कौन से शीर्षक के अंतर्गत जाएगी? ये स्टेशनरी शीर्षक के अंतर्गत जाएगी। ये यहाँ पे ध्यान में रखना है महत्वता की प्रथा में। उसके बाद आते हैं एकरूपता की प्रथा, जिसको बोला गया है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट बोला है एकरूपता की प्रथा, यानी जो भी प्रोसीजर आप फॉलो कर रहे हैं तो वो वही प्रोसीजर आपको आगे तक फॉलो करना है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर डेप्रिसिएशन, कोई आपने चीज़ ली है, उसको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है और आपने एक पॉलिसी डिसाइड की कि फिक्स मेथड से डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना है, तो आप फ्रीक्वेंटली उसको बदलेंगे नहीं। आप कम से कम 2-3 साल 4 साल तो भी वही जो है वो मेथड रखेंगे। हर बार अगर आप मेथड चेंज करते हो तो अकाउंटिंग में जो है आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो उसके अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे। इसलिए जो भी आप आपके व्यवसाय में निर्णय लेते हैं, वो चाहे डेप्रिसिएशन से रिलेटेड रहे या फिर और कौन सा रहे, तो जो भी आप प्रोसीजर फॉलो करते हैं वही प्रोसीजर को आगे कुछ साल तक आप कंटिन्यू रखेंगे। इसलिए इसको बोला है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंटली वही प्रोसीजर को फॉलो करना है। नहीं तो बार बार आप चेंज कर रहे हैं, अभी ये मेथड, अगले साल दूसरी मेथड। जैसे आपको लगा कि डेप्रिसिएशन की मेथड फिक्स्ड अभी अच्छी है, आपने फिक्स्ड लगा ली, बाद में आपको ऐसा लगा कि अरे रिड्यूसिंग बैलेंस अच्छी थी तो आपने रिड्यूसिंग बैलेंस लगा दी। अब फिर से आपको कुछ समय बाद ऐसा लगा अरे नहीं फिक्स मेथड ही अच्छी थी, फिर से आपने फिक्स मेथड लगा ली। तो ये क्या हो गया? बार बार आप चेंज कर रहे हैं, मतलब आप कंसिस्टेंट नहीं है। ये प्रिंसिपल को आप फॉलो कर नहीं रहे हैं। ये प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि कंसिस्टेंट रहो। जो व्हाटएवर दी मेथड यू हैव अडॉप्टेड, आपने जो भी मेथड अडॉप्ट की है उसको आप आगे तक कम से कम 2 साल 3 साल तो भी कंसिस्टेंट रखो, ताकि आप आपके व्यवसाय का जो है वो मुनाफा और जो भी कैलकुलेशंस है वो आप अच्छे से कर सको। तो यहाँ पर आज हमने इसके पहले के लेक्चर में क्या देखे थे? लेखांकन की अवधारणाएं देखे थे, वो अवधारणाएं 6 देखे थे। आज के लेक्चर में अपने क्या देखा? 7वीं अवधारणा देखा और 8वीं अवधारणा देखा। उसके बाद जो है हम क्या देखे आज कि लेखांकन की प्रथाएं, कि लेखांकन की क्या प्रथाएं हैं। तो लेखांकन की प्रथाएं में पहला देखा था आपने रूढ़िवादिता की प्रथा, जिसको बोला है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन। दूसरा देखा था पूर्ण प्रकटीकरण की प्रथा, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन। तीसरा देखा हमने महत्वता की प्रथा, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। और चौथा क्या देखा आपने? एकरूपता की प्रथा, जिसको बोला है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। तो जब भी आप अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो ये कहीं ना कहीं इन चीज़ों का आपको रेफरेंस आएगा, इसलिए ये अच्छे से समझ लेना है। इसका PDF जो है वो आपके ग्रुप पे आपको मिल जाएंगे, इसलिए यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे सिर्फ आपको समझ लेना है।
आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।